आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड का 3548 जिसका नाम है इक्वल सम ग्रिड पार्टीशन 2। तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास एक ग्रिड दी हुई है, मान लीजिए हम कोई भी एक कट लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टली कट लगा देंगे तो ये दो मैट्रिक्स बन जाएगी ना हमारे पास। और वैसे अगर हम मान लीजिए वर्टिकली कट लगा दें, मान लीजिए यहाँ पर, तो ये दो बन जाएंगे ऐसे, मान समझ रहे ना, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। सिमिलरली एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन। तो हमें बताना है कि जब हम मान लीजिए कोई भी कट लगा लेंगे एक स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो जो इसका सम है, मान लीजिए इसके ऊपर का सम है कुछ एस और जो इसके नीचे का सम है वो है मान लीजिए कुछ एस टू। तो हमें बताना है कि क्या एस वन इज इक्वल्स टू है एस टू के। समझ रहे हैं ना, कि सब वैसे ही इसमें भी कोई सम होगा, मान लीजिए ये हो जाएगा x1 और इधर का सम हो जाएगा x2। तो हमें बताना है कोई x1 इक्वल, तो बस हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा कट पॉसिबल है जिसके लिए ये दोनों सम इक्वल हो जाए। पर इसमें हमारे पास एक कंडीशन और है। वो कंडीशन है कि हम कोई एक सेल हटा भी सकते हैं। मान लीजिए मैं ये सेल हटा देता हूँ और इसकी वैल्यू थी a, तो जो इसका अब सम रह जाएगा वो कितना रहेगा, वो जाएगा s1 - a। बताना है क्या ये इजिकल्स टू है s2 के। समझे ना, हम पूरे उसमें से एक सेल भी हटा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम दोनों में से एक हटा सकते हैं, हम पूरी ग्रिड में से ही एक सेल हटा सकते हैं बस। अच्छा, ठीक है, ये देख के आसान सा नहीं लग रहा। पर इसमें कंडीशन और है कि जब हम जो सेल हटा देंगे, मान लीजिए हमने ये वाला सेल हटा दिया, तो उसके बाद भी जो ये पूरा सेक्शन बचा हमारे पास ये वाला, ये ट्रेवर्स होना चाहिए पूरा एक जगह। मान लीजिए इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो मैं यहाँ से चल के अगर मैं चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इन चारों डायरेक्शन में मूव करके मैं अपना पूरा सेक्शन, मतलब पूरी जो ग्रिड बनी है मेरी कट लगने के बाद, उसको मैं ट्रैवर्स कर पाना चाहिए। अच्छा, जैसे इस केस में कर पा रहा हूँ वैसे ही अगर मान लीजिए मैं ये वाला हटा दूँ और मैं ऐसे ऐसे ट्रैवर्स कर लूँ तो अभी मैं पूरा ट्रैवर्स कर पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया है ना। पर वैसे ही अगर मान लो मेरे पास ये बचा इधर, अगर मैं ये वाला हटा दूँ, और अब मैं कैसे ट्रैवर्स करूँगा, मैं इस वाले पर ट्रैवर्स ही नहीं कर पाया, या मैं यहाँ से चालू रहा तो मैं ऊपर वाला ट्रैवर्स ही नहीं पाया। मतलब ये एक वैलिड कट नहीं है हमारा। अच्छा, ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया ना, बस अभी तक तुमने क्वेश्चन ही समझा है। सबसे पहले आते हैं अपनी अप्रोच वन पर। तो हमारी अप्रोच वन क्या हो सकती है। सबसे पहले तो अप्रोच हमारी यही हो सकती है कि हम हर एक उस पर जाके कट लगा लगा के देख लेंगे। मैंने पहले इस पर जाके कट लगा लिया, तो अब दो सेक्शन बन गए, ऊपर वाला नीचे वाला, दोनों का सब निकाल लिया, चेक कर लिया। ठीक है, अब हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक सेल को हटा हटा के चेक कर लेंगे। और जब मैंने सेल हटा लिया फिर उसके बाद सम बना लिया। समझ रहे हैं ना, मेरे पास कितना सम बचेगा, ये वाला सम बचेगा और ये पूरे का सम बचेगा नीचे। फिर चेक कर लेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। वैसे मान लीजिए फिर मैं ये वाला हटा दूँ, फिर मैं चेक कर लूँगा कि क्या मेरा ये पॉसिबल है इस पे पूरा कनेक्ट कर पाना। फिर मैं अगला इस पे कट लगा लूँगा, फिर चेक कर लूँगा कि क्या बचे हुए पे पूरा पॉसिबल है ये ट्रैवर्स करना। अगर है और तो मेरा सम बन रहा है तो मैं फिर चेक कर लूँगा क्या सम इक्वल है। अच्छा, तो बस ऐसे ही करता रहूँगा। सो कैसे कर सकते हैं हम, वही पहले तो एक लूप लगा लेंगे। पहले मान लीजिए रो पे लगा लिया कि इस रो को काट रहा हूँ, फिर अगले लूप से मैं क्या करूँगा, इसका और इसका पूरे का सम कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये हमारा जीरो कट वाला हो जाएगा कि मतलब मैं कोई भी सेल नहीं हटाया। फिर मान लीजिए पूरे एक रो लगा लूँगा मैं आई और जे पूरे पे, फिर मैं उस सेल को हटा के देख लूँगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गई कि हम हर एक रो या कॉलम पे जाके कट लगा रहे हैं, फिर पूरे का सम बना रहे हैं, फिर हर एक सेल को हटा के देख रहे हैं। इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। उसके कंस्ट्रेंट बता दूँ तो जो एम और एन है हमारे, एम स्टार एन इज लेस देन इक्वल्स टू 1/5 है, एम इज लेस देन इक्वल्स टू 1/5 एंड एन इज लेस देन इक्वल्स टू 1/5। अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितने हैं वो होंगे रोज या कॉलम, एम प्लस एन, तो हमारे पास रोज एंड कॉलम हो जाएगी जिनमें हम कट लगा सकते हैं। फिर हम पूरी को ट्रैवर्स कर रहे हैं सब निकालने के लिए। फिर उसके बाद हम हर एक सेल पे जा रहे हैं उसको हर चेक करने के लिए कि क्या हटा पा रहे हैं नहीं हटा पा रहे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सोल्यूशन है, ये तो पक्का पास नहीं होगा। सोच कर ही कितना लग रहा है कि कितने सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर। जब अपने अप्रोच टू पे चलते हैं और इसको थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते चलेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं।
मान लीजिए कट लगाने के पास हमारे पास एक ग्रिड बन जाती है ऐसी। तो आपको क्या लगता है कि हम इसमें से कौन कौन सा सेल हटा सकते हैं? तो हम इसमें से वाला सेल हटा सकते हैं, बिल्कुल बाकी को ट्रैवर्स कर लेंगे ऐसे। अच्छा, या इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल बाकी को ट्रैवर्स कर लेंगे ऐसे करके, समझ रहे हैं ना, पूरे से, मतलब हर एक वो होगा पहुंचने लायक। ठीक है, इसको हटाए तो वैसे ही पहुंच जाएंगे, इसको हटाए तब भी पहुंच जाएंगे यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे। मतलब अगर हमारे पास 3x3 का या उससे ज़्यादा बड़ा तो हम कैसे भी पहुंच सकते हैं। अच्छा, अगर हम 2x2 के लिए देखें तो क्या होगा जैसे, हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ही मान लीजिए हमारा 2x2 का था, ये हमारा 2x2 का है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम 4 पॉसिबिलिटी बना सकते हैं इसमें। अगर मैं सबको हटा दूँ एक एक बारी तो वो क्या होंगी, वो होंगी कि एक बार मैं ये वाला हटा दूँ, एक बार ये वाला हटा दूँ, ये वाला हटा दूँ, एक बार ये वाला हटा दूँ, तो हम देखेंगे कि हम तीनों पे जा सकते हैं कैसे ना कैसे, इन पे भी, इन पे भी, इन पे भी एंड इन पे भी। अच्छा, मतलब कि 2x2 के लिए भी हम जा पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। पर ध्यान से देखिएगा कि हम कब नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, अब मैं इसको दिखाने के लिए 4 पॉसिबिलिटी बना देता हूँ। जैसे अगर मैं इसको, ठीक है, एक ये ये तो हो गया हमारे पास पीछे ही, ये वैसी, ठीक है। मान लीजिए ये है, तो इस पे तो हम जा सकते हैं बड़े प्यार से, इस पे भी जा सकते हैं। पर क्या हम इससे यहाँ जा सकते हैं? कैसे भी नहीं जा सकते। या इस वाले से इधर इस साइड जा सकते हैं, या इससे इस साइड नहीं। यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, पर इसमें भी नहीं जा सकते हम और इसमें भी नहीं जा सकते। तो हम ध्यान से देखें, अगर हमारे पास हाइट या फिर जो हमारी इसकी विड्थ है, मतलब समझे ना, मेरा सिर्फ एक ही है, समझे ना, इसकी जो रोज है वो सिर्फ एक है, या फिर जो कॉलम है वो सिर्फ एक है, तो उस केस में हम सिर्फ पहला ये वाला और सिर्फ लास्ट वाला ये वाला, सिर्फ पहला और लास्ट एलिमेंट हटा सकते हैं। वैसे ही अगर मेरे पास सिर्फ सिंगल है तो उसमें पहला और हम लास्ट हटा सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम बीच वाला हटा देंगे, समझ रहे हो ना, तो हमारे पास एक ही वो है रो, मान लो, तो हमने बीच वाला हटा दिया और हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इसमें, तो हमने बीच वाला ही हटा दिया तो हम उसके उस पार जा ही नहीं पाएंगे, वो एक अलग सेक्शन बन जाएगा, समझे ना, इसीलिए ऐसा हो पा रहा है कि हम इनमें से जिनमें भी रो वन है या कॉलम वन है उसमें से सिर्फ पहला या फिर लास्ट एलिमेंट ही हटा सकते हैं, बीच का कुछ नहीं हटा सकते, वरना वो दो में टूट जाएगा अलग अलग, समझे ना, ये एक इस पार्ट में टूट गया, ये एक पार्ट में टूट गया, पर ये नहीं चाहते हम। अच्छा, तो ये मतलब हम चेक लगा लेंगे कि अगर मान लीजिए कि जो हमारी हाइट और वेट दोनों में से कुछ भी वन है तो हम बस पहला और आखिरी एलिमेंट हटा सकते हैं, वरना तो कुछ भी हटा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक, अगली अगली हमारी दिक्कत कहाँ आ रही थी? अगली हमारी दिक्कत आ रही थी कि मान लीजिए हमारा दोनों का सम निकाल लिया था मैंने, मान लीजिए इसका सम निकाल लिया था कुछ S1 और इसका सम निकाल लिया था कुछ S2, तो हम हर एक एलिमेंट को हटा हटा के चेक कर रहे थे कि क्या, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या आंसर बना पाऊंगा, इसको हटा दूं तो बना पाऊंगा, इसको हटा दूं तो बना पाऊंगा। पर ये गलत नहीं, अगर हम देखें, हमें S1 इज इक्वल टू S2 चाहिए, और अगर ये अभी इक्वल नहीं है तो इन दोनों के बीच का कुछ डिफरेंस होगा। मान लीजिए अगर मैं S1 में प्लस एक्स कर दूँ तो मैं S2 के इक्वल बना पाऊंगा, या फिर मैं उल्टा बोलूँ तो मैं S2 में से अगर x हटा दूँ तो मैं S1 को इसके इक्वल बना पाऊंगा S2 के। अच्छा, मतलब कि कोई फिक्स वैल्यू होगी x जो कि हम हटा पाएंगे या तो S1 में से या S2 में से। अच्छा, समझ लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 10, तो मैं इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए 5 चाहिए ना, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कभी इसको हटा रहे हैं कभी इसको हटा रहे हैं। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 4 थी, तो 4 को हटाने से इक्वल बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। तो वही कि हमने यहाँ चेक लगा लेंगे कि ये दोनों को हटाने के लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए, मान लीजिए वो वैल्यू x हो गई, समझ गए ना, कि x हटाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। पर अभी मान लीजिए 10 और ये 5 है, वैसे ही मान लीजिए ये 10 होता और ये होता 5, तो अब क्या करना पड़ता, तो अब हमें नीचे वाले में से हटाना पड़ता, पहले हम ऊपर वाले में से हटा देते, अब नीचे वाले में से हटाना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब लग गया जौन सा भी बड़े वाला होगा तो उसमें से हमें हटाना पड़ेगा।
ठीक। तब हम इसमें चेक करने के लिए कि किसमें, मान लीजिए इसमें हमने पता लगा लिया कि एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो भी बड़ा है वो है 10 माइनस 5 और हमें ये भी पता होगा कि हमें कौन से में से हटाना है। हमें पता है नीचे वाले में से हटाना है इसमें से। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हम इसमें 5 है नहीं है। तो हम जब इसे स्टोर करा रहे इसका सब निकाले तभी इसे निकल ले कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अच्छा, और वो हम कैसे रख सकते हैं? वो हम या तो मैप में स्टोर करा सकते हैं या फिर हम एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लेंगे, समझे ना? क्योंकि जो हमारे ए आर मतलब ग्रिड ऑफ आई जे है वो एट मैक्स हमारे पास 1.5 तक ही हो सकता है। तो हम 1.5 तक का स्टोर करा लेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1.5 से ज़्यादा हो गया तब तो मुझसे वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम जो मैक्स एलिमेंट हटा सकते हैं वो हो सकता है 1.5 और इनके बीच का सम हो गया बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, तो मान लीजिए हमने एक फ्रीक्वेंसी बना लिया होगा, एक मैप या फिर मैप बना लिया होगा इसको स्टोर करने के लिए। अब हम चेक कर लेंगे कि क्या अगर मुझे S2 में से हटाना है तो मैं क्या 5 हटा सकता हूँ। उसके लिए भी मैं चेक लगा लूँगा कि अगर जो मेरा S2 है अगर वो खाली सिंगल रो है तो मैं खाली ये वाला या फिर ये वाला एलिमेंट हटा के देखूंगा। अगर या और सिमिलरली अगर मेरे पास ये इस तरह का है S2 मान लीजिए, तो मैं ये वाला या सिर्फ ये वाला हटा के देखूंगा। वरना इसके अलावा इन दोनों के अलावा कोई भी केस होगा तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट चेक कर लूँगा मेरे मैप और फ्रीक्वेंसी में कि क्या ये एलिमेंट है मेरे पास। अच्छा, ठीक है। और क्या रह गया? अब हमारे पास ये रह गया कि हम इसका सम कैसे स्टोर करें। अगर हम देखें, अगर हम देखें मान लीजिए ये हमारी ग्रिड है और हमें इस पे पहले रो वाइज ट्रेवर्सल करना है। तो जो मेरा S1 और S2 होगा वो क्या होगा? पहले तो मेरा S1 होगा ये वाला और S2 होगा मेरा ये वाला, ये पूरे वाला, समझ रहे हैं ना? फिर बाद में क्या होगा? बाद में होगा कुछ ऐसा, मान लीजिए मैंने दूसरी रो पे कट लगा दिया तो जो मेरा S1 हो जाएगा वो हो जाएगा ये पूरे वाला, और जो S2 हो जाएगा वो हो जाएगा बस इतने वाला, समझ रहे हो ना? वैसे अगर मैं अब बाद में जाके S3 देखूं, मतलब तीसरी रो पे कट लगाऊं, तो मेरा S1 हो जाएगा ये वाला और मेरा S2 हो जाएगा ये वाला। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं पहले ही S2 के अंदर पूरे वाला स्टोर करा लूँ, समझे ना, पूरी ग्रिड का सम, और जब मैं S1 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, समझे ना? इसके ऊपर वाला तो मेरे पास है ही, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा एडिशन कर रहा हूँ बस नीचे वाले का, समझ? पहले बस मेरे पास इतना था मान लो, बस पहले ये वाला था, फिर मेरे पास ये वाला आ गया, तो उसमें मैंने क्या करा, ये तो मेरे पास पहले से ही था तो मैंने बस इस वाले को ऐड कर दिया। वैसे जब मैंने इस पूरा कैलकुलेट करने लगा तो इस दो का तो मेरे पास था ही पहले से, तो मैं बस इसका ऐड कर रहा हूँ। और वैसे S2 वाले के लिए देखूँ, मेरे पास इस पूरे का था पहले, तो मैंने पहली वाली रो पे कट लगाया तो मेरे पे पहले वाले से ये चला गया और मेरे इस वाले में से ये वाला माइनस हो गया। जब मैंने दूसरी रो पे कट लगाया तो मेरे पास इसमें से पहले तो ये जा ही चुका था, अब मेरे पास ये सेकंड वाला भी जा चुका है, एंड सो ऑन। समझो ना कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा रो पे कट लगाता हुआ, तो मैं एक बार पहले ही ट्रेवर्स करके पूरे में नीचे वाले का स्टोर कर लूंगा। जब मान लीजिए मैंने उसे बॉटम बोल दिया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं पहली रो पे कट लगा रहा हूँ तो मैं क्या नाम था पहले, जो मैं इसको एक नाम और दे देता हूँ, इसमें मैं टॉप का सम स्टोर करूंगा, टॉप इज इक्वल टू 0, ऐसे बॉटम हो जाएगा कुछ एक्स। तो मैं टॉप वाले में तो ऐड करता रहूंगा अपने उसको, और बॉटम वाले में से उस माइनस करता रहूंगा इसको, समझ ना? इस पूरे को माइनस कर दिया बॉटम में से, टॉप में प्लस कर दिया। वैसे ही जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे वो मैं बॉटम वाले में से माइनस कर दूंगा और जो टॉप वाले में से होंगे उनको ऐड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद ऐसे ही करता रहूंगा, हर एक पे चला जाऊंगा ये सेकंड लास्ट रो तक। लास्ट रो तक क्यों नहीं जा रहे हम? क्योंकि अब हमें दो सेक्शन बनाए हैं तो हमारे पास दूसरे सेक्शन में भी तो कुछ होना चाहिए। अगर मैं इस लास्ट वाली रो पे भी कट लगा दूं तो दूसरे सेक्शन में तो बस कुछ बचेगा ही नहीं, सारी पूरी की पूरी रो उसके अंदर आ जाएगी, पूरी की पूरी ग्रिड पहले वाले उसमें टॉप वाले में। तो अब ऐसा नहीं कर सकते, हमें सब में एक एक तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स कर लेंगे पूरे, 0 से मान लीजिए n-1 तक ट्रेवर्स कर लेंगे और ये कर लेंगे काम। फिर अब हम दो लगा लेंगे, अगर मेरा टॉप बड़ा है, इफ टॉप इज ग्रेटर देन बॉटम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मैं टॉप वाला समय बॉटम से बड़ा है, मतलब मुझे टॉप में से हटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वही मैं निकाल लूंगा कि मैं क्या हटाना है, फिर मैं चक लगा लूंगा। अगर मेरी हाइट भी बड़ी है 1 से, एंड विड्थ बड़ी है मेरी, मतलब समझ रहे हैं ना कि मेरी जो मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, एटलीस्ट 2x2 की तो होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने मैप में चेक कर लूंगा फ्रीक्वेंसी एरे में कि क्या एलिमेंट है, अगर है तो डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ओके। वरना वरना मैं चेक कर लूंगा, अगर मेरी हाइट इज इक्वल टू 1 है एंड जो मेरी विड्थ है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब मेरी हाइट वो है, मतलब कि मेरा कुछ ऐसा होगा कि मेरी हाइट ज़्यादा बड़ी है पर जो मेरी विड्थ है वो 1 है, मतलब सेल 1 है, तो मैं इसमें क्या ये वाला
ये वाला हटा के देख लूंगा बस। ऐसे ही मैं एक और चेक लगा लूँगा। इफ जो मेरी हाइट है वो बड़ी है 1 से एंड जो मेरी विड्थ है वो इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब कि जो मेरी हाइट है वो तो ऐसे में बड़ी है। ये उल्टा हो गया, इस अब की बार जो केस बनेगा वो ऐसा बनेगा, बल्कि जो ये था ना h=1 वाला वो ये था मेरा, हाइट=1 एंड विड्थ ये वाला, तो इसमें मैं ये वाले हटा के देख लूंगा बस। ऐसे ही मैं बॉटम वाले के लिए चेक कर लूंगा और अपना रिटर्न कर दूंगा। ये तो हो गया मेरा रो वाले के लिए। अब मुझे ऐसी सेम काम कॉलम के लिए भी करना पड़ेगा, समझे ना। ये तो मैंने रो पे कट मार के देख लिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम पे भी कट लगाने हैं, तो मैं कॉलम पे कैसे कट लगा पाऊंगा। कॉलम पे मैं ऐसे लगा पाऊंगा, ऐसे। तो मेरा एक पार्टीशन हो जाएगा, एक इधर वाला और एक हो जाएगा मेरा इधर वाला। ठीक है। अब मान लो कि मैं अगली कॉलम पे जाता हूँ और अगली कॉलम पे कट लगा दूँ, तो मेरा हो जाएगा कुछ ऐसा। इसमें आ जाएगा मेरा ये वाला और फिर मेरा ऐसे। तो ये भी तो वैसे ही नहीं जैसे हम रो पे कट लगा रहे थे। पर क्या हमें इसके लिए अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा? लिख सकते हैं इसके लिए भी अलग फंक्शन। पर अगर हम ऐसा देखें, मान लो ABCDEFGHI है ये मेरे पास। ठीक है। अब मैं रो पे कट लगा था, तो पहले मैंने ऐसे करा, फिर मैंने ऐसे कट लगाया। पर मैं चाहता हूँ ना कि मैं ऐसे कट लगाऊंगा, मैं ऐसे कट लगाऊँ तो मेरे पास क्या क्या आएगा, पहले आएगा ADG, फिर मेरे पास आएगा BEH, फिर मेरे पास आएगा CFI। समझ रहे हैं ना, मुझे ऐसे कट लगाने हैं, ऐसे ऐसे। तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, अगर मान लीजिए मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ। ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं? जो हमारी रो होती है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम होती है वो रो बन जाती है। अच्छा, तो मैं ट्रांसपोज ले लूँ, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा ABCDEFGHI। ठीक है। अब ये मेरी नई ग्रिड बन गई। अब मैं इस पर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लूँ, तो रो लगाऊंगा तो मैं कैसे दिखेगा मेरा, अगर मैं इस पर लगाऊंगा तो मेरा ऊपर आ जाएगा ADG, वैसे जैसे हमें चाहिए था। फिर मैं इस पर कट लगाऊंगा तो मेरा साथ में आ जाएगा BEH, वैसे ही जैसे मुझे चाहिए था। और वैसे ही आ जाएगा मेरे पास लास्ट में CFI। समझ रहे हैं ना, कि ये मैं अलग फंक्शन ना लिखने की जगह अगर मैं इसी का ट्रांसपोज ले लूँ, तो क्या होता है ट्रांसपोज में, जो हमारी रो होती है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाते हैं। तो उस पर मैं अब डायरेक्ट जो मेरी कॉलम्स थे वो रो बन गए, तो मैं उस पर अब रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकता। ये ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़्यादा मुश्किल आसान है, मतलब एज कम्पेयर टू कि नया फंक्शन लिखना है, इसीलिए हमने ये करा। वरना हम कर वैसे भी सकते हैं कि नया फंक्शन लिख के। चलिए आइए अभी से कोड करके देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट से। मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिख लूँगा जिसका नाम होगा सॉल्व, और जो मुझे रो वाइज कट लगा लगा के बता देगा कि इसमें से कहीं पे भी कट लगाने के बाद मेरा आंसर पॉसिबल है। अगर मुझे रिटर्न ट्रू कर देता है तो मैं यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर दूँगा कि मेरा रो कट लगाने से आंसर आ पा रहा है। अगर नहीं तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक नई मैट्रिक्स बना लेता हूँ जो कि ट्रांसपोज होगी मेरी ग्रिड वाली का। समझ गए ना। तो ये हो जाएगा मेरा ग्रिड डॉट साइज़, और जो मेरा एम हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रिड ऑफ 0.size। ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं हर एक पे ट्रैवल्स करूँगा। फॉर इंट i=0, i लेस देन n प्लस प्लस। तो इसमें मेरा क्या होगा, जो मेरी नई मैट्रिक्स बनाई है मैंने हमारी, उसका नाम होगा मैट, और वो हो जाएगा मेरा मैट ऑफ ji=टू ग्रिड ऑफ ij। समझे ना, ये कुछ नहीं करा मैंने, बस ट्रांसपोज ले लिया है। ठीक है। अब मैं यहीं पर डायरेक्ट रिटर्न कर दूँगा सोल्व, कि पहले मेरा कॉलम से आंसर तो नहीं आ पाया। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं उससे निकाल कर देख लूँगा अपने कॉलम वाले से, अगर कॉलम से भी नहीं आएगा तो नहीं पॉसिबल, और आएगा तो पॉसिबल है, तो मैं वही डायरेक्ट रिटर्न कर दूँगा। तो यहाँ मैट्रिक्स तो बना देते हैं, वेक्टर और वेक्टर इंट नाम हो जाएगा मैट्रिक्स, और इसमें कितने m रोज हो जाएंगी, और वेक्टर ऑफ इंट n कॉलम्स हो जाएंगे। बस इतना सा। अब मैं अपना सॉल्व वाला फंक्शन ले लेता हूँ, बूल सॉल्व। ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लेता हूँ। हो जाएंगे ग्रिड डॉट साइज एंड एम हो जाएगा मेरा ग्रिड ऑफ 0.size। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं अपना एक इसमें लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर करा लेता हूँ। समझिए, क्योंकि जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं
वो 1 ही 5 तक जा सकती है। और मेरे किसी पार्टीशन में मान लीजिए 1 ही 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो 1 ही 5 और 1 ही 4 बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता ओवरफ्लो हो जाए। अब इसे हैंडल करके चलते हैं। ठीक है, अब मैं मान लीजिए मैं अपने वाले नीचे वाले का सम कैलकुलेट कर लेता हूँ। मान लीजिए उसका नाम रख देना बॉटम सम। और वैसे ही मैं एक फ्रिक्वेंसी वो बनाऊँगा एरे, इसका नाम मैं रख देता हूँ बॉटम फ्रीक्वेंसी। इसमें मेरे कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें मेरे पास 1001 एलिमेंट्स, सॉरी 1 ही 5 + 1 एलिमेंट्स होंगे, समझ है ना क्यों? क्योंकि जो मेरी वो है क्या, जो ग्रिड ऑफ आई जे की वैल्यू एट मैक्स 1 ही 5 तक जा सकती है, तो मैं एट मैक्स 1 ही 5 तक का जो डिफरेंस है उसे बियर कर सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा होगा तो मैं पक्का आंसर नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैं उसे बॉटम फ्रीक्वेंसी नाम के इसमें स्टोर करा लेता हूँ। वैसे ही मैं एक टॉप फ्रीक्वेंसी भी रख लेता हूँ, मान लीजिए अभी इस बना लेता हूँ टॉप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वैसे ही मेरा बॉटम सम हो गया, इसे मैं मान लीजिए टॉप सम भी बना लेता हूँ अभी। ठीक है, बस अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने उसमें पूरे स्टोर करा लूँगा बॉटम वाले में। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन n। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना जो बॉटम सम है इसमें प्लस इज इक्वल्स टू कर दे रहा हूँ अपने ग्रेड ऑफ आई जे को। इससे मैंने पूरे में स्टोर करा लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हर एक रो पे जाऊँगा एक एक बारी। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन, और कहाँ तक जाऊँगा, n-1 रो तक जाऊँगा, समझा ना क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास ये है, तो मेरे को एक ना एक तो चाहिए ही ना लास्ट में, नीचे वाले के लिए भी। तो मैं लास्ट वाली तक नहीं जाऊँगा, सिर्फ उससे ऊपर वाली तक जाऊँगा। वो कितने होंगी, 0 से n-1 तक होंगी। ओके ठीक है, अब मैं मान लीजिए इस वाली पर पहुँच चुका हूँ, तो मुझे क्या करना होगा। लेकिन इससे पहले जब मैं बॉटम सम में से ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे बॉटम फ्रिक्वेंसी में भी तो इस एलिमेंट को रखना पड़ेगा, जानने के लिए कि मेरे पास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी के कितने एलिमेंट्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रिड आई जे, इसको मैं प्लस प्लस कर देता हूँ बस। अब मान लीजिए मैं एक सम बना लेता हूँ जो कि मैं माइनस करूँगा अपने उसके अंदर, समझे ना? कि मान लीजिए मैंने इस पूरी का सम निकाल लिया 5, तो मैं अब जब पूरा ट्रैवर्स कर लूँगा तो मैं डायरेक्टली स्टोर करा लूँगा उसके अंदर, या फिर ऐसा करने की ज़रूरत है भी नहीं कुछ खास। फॉर इंट ये जे इज इक्वल्स टू 0 से जे लेस देन m तक जाएगा एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट है मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो मेरी बॉटम फ्रीक्वेंसी वाली है इसमें से तो पहले इसको माइनस करना है, मुझे ना इसमें से कर दूंगा माइनस, और इसमें से भी हो जाएगा माइनस माइनस। सिमिलरली मुझे क्या करना है, अब मुझे टॉप वाले में ऐड करना है इसमें, तो ये हो जाएगा मेरा टॉप सम प्लस इज इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ आई जे। वैसे ही जो मेरा टॉप फ्रीक्वेंसी वाला होगा उसमें भी ग्रेड ऑफ आई जे को मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, बस ये कर लिया मैंने। अब इससे ने कुछ नहीं करा, मैंने हर एक रो पे गया, मान लीजिए 0th रो पर हूँ मैं, तो उसके सारे कॉलम्स में से ये सब मैंने बॉटम वाले में से हटा दिया, टॉप वाले में ऐड कर दिया। ओके, अब मान लीजिए अब मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मेरा जो टॉप सम है वो ग्रेटर देन है मेरा, या फिर मैं पहले चेक लगा लेता हूँ अगर ये इज इक्वल्स टू है मेरे बॉटम सम के, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर दूँगा। मैंने ना कि दोनों का सम इक्वल है, तो मुझे चेक करने की जरूरत है, मुझे कोई हटाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही रिटर्न कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद अब मेरा मान लीजिए लॉन्ग जो डिफरेंस है मान लीजिए वो निकाल लेता हूँ मैं डिफरेंस, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे चेक लगाता है इफ़ मेरा जो टॉप सम है वो ग्रेटर देन है, या फिर रुको मैं चेक लगा लेता हूँ लॉन्ग डिफरेंस टॉप का निकाल लेता हूँ। मान लिया कि टॉप वाले का क्या होगा, तो मेरा हो जाएगा टॉप सम माइनस बॉटम सम। ठीक है, बस इतना हो जाएगा। अब मैं चेक करूँगा, अगर जो मेरा डिफरेंस है टॉप वाले का अगर वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर हमारे पास अलाउड ही नहीं है। वैसे ही जो मेरा डिफरेंस टॉप है वो लेस देन और इक्वल्स टू है इसके, समझे ना? कि जो मेरे पास ये ग्रेड ऑफ आई जे की वैल्यू है 1 ही 5 तक ही जा सकती है, तो मैं चेक कर लूँगा कि मेरे पास जो मैक्सिमम डिफरेंस अलाउड है वो 1 ही 5 ही अलाउड है। ओके,
तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले अपनी हाइट निकाल लूँगा यहाँ के लिए। समझे ना, हाइट कितनी ये कि मेरे पास कितनी रोज़ आ रही हैं, तो वो हो जाएगी मेरे पास i+1। और वैसे ही मेरे पास जो विड्थ है वो हो जाएगी मेरे m के इक्वल। समझ रहे हो ना, अगर मैं ऐसे पार्टीशन कर रहा हूँ तो इसमें मेरे कॉलम्स तो सारे जाएंगे, लेकिन जो मेरे पास हाइट होगी वो इतनी आएगी कि मैं कितनी रो ली और उतने उसमें वो। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मेरा h इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब हाइट मेरी बड़ी है 1 से और जो मेरी विड्थ है वो भी बड़ी है मेरी 1 से। ठीक है, अब मैं चेक कर लूँगा कि जो मेरे पास डिफरेंस टॉप है वो मेरे पास प्रेजेंट है नहीं है उसके अंदर। तो जो मेरी टॉप फ्रीक्वेंसी है ऑफ इसकी डिफरेंस इन टॉप की, अगर ये मेरे पास एक या एक से ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर दूँगा कि मेरे पास इससे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एल्स इफ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि जो मेरी हाइट इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब कि मेरी हाइट बड़ी है, मतलब कि मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ वो है, क्या है कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज़ तो एक से ज़्यादा है, पर जो मेरे पास कॉलम्स हैं वो एक ही है। एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मेरा ग्रिड ऑफ कॉलम है मेरे पास एक ही और मेरे पास रोज़ हैं बहुत सारी, तो या तो मेरा ग्रिड ऑफ ज़ीरो, मान लो मेरे पास ऐसे है पूरे लंबे में, हाइट ज़्यादा और विड्थ एक ही है, तो या तो मैं पहला एलिमेंट हटा सकता हूँ या मैं लास्ट एलिमेंट हटा सकता हूँ। तो मेरे पास ग्रिड ऑफ ज़ीरो कोमा ज़ीरो इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ टॉप है। और जो मेरे पास ग्रिड ऑफ जो मेरी लास्ट रो है वो क्या होगी, वो होगी मेरी आयत रो, या फिर उसका जो मेरा एलिमेंट है ज़ीरो वाला वो इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ टॉप के। तो अभी मैं रिटर्न ट्रू कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या चेक कर सकता हूँ, जो मेरी हाइट है वो इज इक्वल्स टू 1 है। एंड जो विड्थ है वो मेरी ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें क्या होगा, अगर मेरे पास ग्रिड ऑफ, समझ रहे हो ना कि मेरे पास हाइट तो एक ही है, तो मेरी करंट हाइट ये मैं ऊपर वाले के लिए ना पा रहा हूँ, तो मेरा ग्रिड ऑफ ज़ीरो कोमा ज़ीरो इज इक्वल्स टू है मेरे डिफरेंस ऑफ टॉप के। या फिर जो मेरा ग्रिड ऑफ ज़ीरो कोमा m-1 है, या फिर मैं इसको विड्थ -1 बोल देता हूँ, वो मेरे इक्वल है डिफरेंस ऑफ टॉप के। तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूँगा। समझे ना कि अगर मेरे पास वही वाली कंडीशन है ये, तो कि मेरे पास सिंगल कॉलम और हाइट ज़्यादा है, मतलब ये वाली, तो मैं पहला और लास्ट एलिमेंट हटा सकता हूँ, वो हटा दिया मैंने। और ये मेरी वाली कंडीशन थी कि मेरे पास सिंगल रो है, तो मैं पहला एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट हटा सकता हूँ, लेकिन कॉलम मेरे पास बहुत सारे होंगे। ओके, ये हो गया मेरा यहाँ तक। अब अगला मेरा मान लीजिए जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बॉटम का होगा, मान लीजिए डिफरेंस बॉट बोल देता हूँ मैं इसे। वो कितना होगा, वो होगा मेरा बॉटम सम माइनस टॉप सम। ठीक है, अब उसके लिए भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। इफ़ मेरा जो डिफरेंस है बॉटम वाला वो ग्रेटर देन है ज़ीरो के, एंड जो मेरा डिफरेंस है बॉटम वाला वो लेस देन और इक्वल्स टू है एक दो इसके, तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी इस वाले केस में। मेरी हाइट हो जाएगी, मान लो मेरे पास 5 रोज़ हैं, इसके लिए देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 रोज़ हैं और मैं अभी उस पर हूँ, मैंने सेकंड या फिर फर्स्ट रो तक का लगा दिया, तो मेरे पास हाइट आनी चाहिए 3, तो मेरे पास आना चाहिए m-i-1, m-i सेकंड है और फर्स्ट मैंने कर लिया, तो m-i 5 - 1 इज़ 4 एंड -1 ये भी आएगा, तो मेरी हाइट तो हो जाएगी ये। और जो मेरी विड्थ है, विड्थ तो मेरी वैल्यू कॉलम्स ही रहेंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी m। ओके, और ये मेरा हाइट निकाला तो यहाँ पे n- आएगा ना। ठीक है, हम वही इफ़ जो मेरा हाइट है वो ग्रेटर देन 1 है, एंड जो मेरी विड्थ है वो भी ग्रेटर देन 1 है, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा इफ़ जो मेरी बॉटम फ्रीक्वेंसी है किसकी,
इस वाले डिफरेंस की, डिफरेंस ऑफ बॉट बोल देता हूँ मैं उसे, तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूँगा ट्रू। ओके, अब वैसी एल्स इफ जो मेरी हाइट है वो ग्रेटर देन 1 है, एंड जो मेरी विड्थ है वो इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अगर मेरी हाइट इज़ ग्रेटर देन 1 एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 1। हाइट, अब मतलब कि मेरे पास रोज़ ज़्यादा है, रोज़ ज़्यादा है, तो मेरे पास जो मेरी पहली रो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी मेरे पास ग्रिड ऑफ i+1 0 इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ बॉट। और जो मेरे पास लास्ट रो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी मेरे पास n-1 वाली। इसके लिए तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा बस। सिमिलरली एल्स इफ अगर जो मेरे पास हाइट है वो इज इक्वल्स टू 1 हो जाती है मेरी, एंड जो मेरे पास कॉलम है मतलब कि जो मेरी विड्थ है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में कुछ नहीं, मैं चेक कर लूँगा इफ मेरी जो ग्रिड ऑफ n-1 है उसका 0th एलिमेंट इज इक्वल्स टू डिफ टॉप के, या फिर जो मेरी ग्रिड ऑफ n-1 है उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो हो गया m-1 होगा। वो m- की जगह मैं विड्थ बोल देता हूँ, डायरेक्ट विड्थ -1 होगा। अगर वो होगा मेरा डिफरेंस ऑफ टॉप के, तो अभी मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अगर मुझे कहीं से भी ट्रू नहीं मिलता, मतलब कहीं से भी आंसर नहीं बना पा रहा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। क्या हो गया ये? तब मैंने अब अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया, उसे चला के देखते क्या ये चल रहा है। नेट नहीं चल रहा था मेरा तब। रॉन्ग आंसर, ये क्या हो गया? अरे यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे भी डिफरेंस टॉप चेक कर लिया हमने, यहाँ पे होगा डिफरेंस ऑफ बॉट, एंड यहाँ पर भी होगा डिफरेंस ऑफ बॉट इक्वल। अब चला के देखते हैं क्या अब चल रहा है। चलिए अब इसे एक्सेप्ट करा देंगे, क्या एक्सेप्ट होगा। रॉन्ग आंसर, लेट मी चेक क्या गलती है। अरे मुझे गलती मिल गई है। अरे गलती यहाँ पर है, ये मैंने एल्सिफ ना इसी के साथ अंदर डाल दिए, बल्कि ये तो इसके साथ बाहर आने थे ना, ये तो अलग अलग कंडीशंस थी। तो ये इसका स्ट्रक्चर लॉजिक कुछ ऐसा होगा, ये अब चलना चाहिए जैसे मैंने यहाँ वाले पे करा। अब ये सबमिट करा के देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है। और बिल्कुल ये एक्सेप्ट हो गया। अगर आपको ये अप्रोच और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।